हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियोज पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से डिटेल पीडीएफ और क्विज प्राप्त कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, सीबीआई की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1963 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन जी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष WHO के। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल आंसर किया करो, आपके डिटेल आंसर से बहुतों का फायदा होता है। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में दोस्तों स्मार्ट किचन योजना शुरू की है केरल राज्य सरकार ने। किसने? केरल राज्य सरकार ने शुरू की है। केरल के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन जी, इन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। ये योजना क्यों शुरू की गई है? ये योजना दोस्तों जो घरेलू महिलाएं होती हैं, जो घरों पे काम करती हैं, वो अपने घरेलू परिश्रम को, घरेलू श्रम को कम कर सकें, उनका बोझ हल्का हो सके, इस वजह से ये राज्य सरकार की योजना है। इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए महिलाओं को रसोई घरों के नवीनीकरण के लिए किफ़ायती दरों पर लोन दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही सस्ते दरों पर उनको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये योजना लागू की जाएगी 10 जुलाई 2021 से। कब से? 10 जुलाई 2021 से पूरे राज्य भर में लागू कर दी जाएगी। अब आया है केरल। अभी केरल में हुआ था चुनाव और पिनरई विजयन जी दोस्तों एक बार फिर से बन गए यहाँ के सीएम। ठीक है, दूसरी बार यहाँ के ये सीएम बने हैं पिनरई विजयन जी। देखिए मैप में कहाँ पर है केरल? केरल ये रहा मैप में, भारत के दक्षिण में है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। पिनराई विजयन जी दोस्तों ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के करंट टाइम पर सीएम है। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में ही है। पेरियार नदी भी केरल में ही बहती है। केरल देख लीजिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों कर्नाटका से और तमिलनाडु से शेयर कर रहा है केरल। क्लियर है? ये रहा केरल। अब देखिए केरल में ही दोस्तों यहाँ पर कोच्चि बंदरगाह भी है, इसको भी आपको याद रखना है। केरल का हाईकोर्ट जो है, उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? वो हैं एस मनी कुमार। कौन है? एस मनी कुमार जी यहाँ के करंट टाइम पर हैं चीफ जस्टिस केरल हाईकोर्ट के। क्लियर? भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट है। 25वां हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है। अच्छा, भारत के सभी राज्यों पर मैंने अभी आपको हाल ही में वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हैं, जिसमें ये सभी डिटेल्स रहती है। भारत के सभी राज्यों की एक सिंगल वीडियो है, अभी हाल फिलहाल में अपलोड हुई है, चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सेहत नामक ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सेहत नाम से एक ओपीडी पोर्टल शुरू किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसे शुरू किया है। सेहत का मतलब होता है दोस्तों सर्विसेज, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। तो ये सेहत का फुल फॉर्म होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। ये ओपीडी पोर्टल है एक प्रकार का। क्यों लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है जो सशस्त्र बल के जो सैन्यकर्मी अभी काम कर रहे हैं बॉर्डर पर या कहीं पर, तो उनको या फिर उनकी फैमिली वालों को, उनके फैमिली मेम्बर्स को अगर टेली मेडिसिन सुविधाएं प्रोवाइड करानी हो तो उस काम के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसी उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। इसका फुल वर्जन लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसकी बीटा टेस्टिंग जो है ये 2020 में ही लॉन्च कर दी गई थी, अगस्त में ही। ठीक है, तब से बीटा टेस्टिंग मोड पर था और अब इसका फुल मोड लॉन्च कर दिया गया है, सेहत नाम का ओपीडी पोर्टल। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय नोबेल विजेता को स्पेन के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में अमर्त्य सेन जी को दोस्तों, जो कि भारत के महान अर्थशास्त्री हैं, नोबेल प्राइज विनर भी हैं, इनको अभी हाल ही में स्पेन के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्पेन के शीर्ष पुरस्कार का नाम क्या है? इसका नाम है प्रिंसेस ऑफ आर्टूरियस अवार्ड 2021। ठीक है, तो इनको सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में स्पेन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, समाज में जो इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए सुधार किए हैं, इस वजह से दिया गया है।
अकाल पर इन्होंने जो शोध किया है, मानव विकास के उनके सिद्धांत, कल्याणकारी अर्थशास्त्र और गरीबों के अंतर्निहित तंत्र के अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई में इनका जो भी योगदान रहा है, इस वजह से इनको सम्मानित किया गया है। क्लियर। प्रिंसेस ऑफ एटूरियस अवार्ड जो है दोस्तों, स्पेन में प्रिंसेस ऑफ एटूरियस फाउंडेशन जो है उसी के द्वारा दिया जाता है, और ये दुनिया भर के जो व्यक्ति हैं, संस्था हैं, उनको दिया जाता है उनके उनके क्षेत्रों में जो उनका काम रहता है उसको देखते हुए। तो ये वार्षिक पुरस्कार होता है। इस पुरस्कार के तहत 50,000 यूरो को कैश दिया जाता है, जुआन मीरो की प्रतिमा दी जाती है, साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट और एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है जो कि इनको मिला हुआ है। बात करें अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो इनको दोस्तों 1998 में मिला था। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमी के क्षेत्र में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस बार किसको किसको मिला है, इसके लिए वीडियो आपको दी गई है, आप चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। 6 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? अर्थशास्त्र का क्षेत्र होता है, शांति का क्षेत्र होता है, और फिजिक्स का क्षेत्र होता है, केमिस्ट्री का क्षेत्र होता है, केमिस्ट्री में यानी रसायन विज्ञान में, इसके साथ ही मेडिकल साइंसेज में दिए जाते हैं, और एक पुरस्कार और दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। क्लियर है। भारत में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार किसने पाया था, तो 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। इनको गीतांजलि के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए, और साहित्य के क्षेत्र में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के अभी तक इकलौते भारतीय हैं। क्लियर। इनके बाद सीवी रमन जी को मिला था डायनमो की खोज के लिए। ओके, अगला देखते हैं, यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं संजय दत्त। अभिनेता संजय दत्त को दोस्तों गोल्डन वीजा दिया गया है यूएई के द्वारा। ठीक है, यूएई के द्वारा। ये गोल्डन वीजा क्या होता है? गोल्डन वीजा दोस्तों एक लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप रेजिडेंशियल वहाँ पर रहना चाहते हैं, रेजिडेंशियल बाय इन्वेस्टमेंट के तहत रहना चाहते हैं, यानी कि आप वहाँ पर रहना भी चाहते हैं और वहाँ के इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब ऐसे में आप अप्लाई कर सकते हैं गोल्डन वीज़ा के लिए। तो इसको शुरू किया गया था मई 2019 में यूएई के द्वारा। ठीक है, दुबई में शुरू किया गया था मई 2019 में, और अब 2021 में इस वीज़ा को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं संजय दत्त। ठीक है, तो 10 साल का रेजिडेंसी परमिट है ये एक प्रकार का, यानी लॉन्ग टर्म के लिए अगर वीज़ा लेना होता है और रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत अगर लेना होता है तब इसके लिए अप्लाई किया जाता है। क्लियर। फिलहाल आया है यूएई, इसके बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात दोस्तों देखिए मैप में ये रहा, थोड़ा सा और जूम करके दिखाते हैं, ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप देखेंगे खाड़ी देशों में ही ये है यूएई, ये बड़ा सा देश जो है ये सऊदी अरब है, इधर बड़ा सा देश है ईरान। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर यूएई है, यूएई की राजधानी होती है अबू धाबी, ध्यान रखिएगा, यहाँ की कैपिटल अबू धाबी होती है, दुबई मत लगा दीजिएगा, दुबई यहाँ का बड़ा नगर है, जैसे इंडिया में दिल्ली और मुंबई है। ठीक है, तो दिल्ली राजधानी है, मुंबई बड़ा नगर है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ के करंट टाइम पर जो राष्ट्रपति हैं वो हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी होती है। फेडरल नेशनल काउंसिल यहाँ की संसद का नाम है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में ही है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी। तो वो बन गए हैं दोस्तों आश्रिता वी ओलेटी। कौन? आश्रिता वी ओलेटी। ये कर्नाटका की रहने वाली हैं और इनको अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में अपॉइंट किया गया है। दोस्तों ये स्क्वाड्रन लीडर हैं आश्रिता वी ओलेटी, और ये इस पद पर आने वाली ये पहली और एकमात्र महिला है। और नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है शुभांगी स्वरूप। शुभांगी स्वरूप जो हैं दोस्तों ये भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स आया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था। इसी वजह से 8 अक्टूबर को पूरे देश में मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। वायुसेना अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया जी, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारत की जो एयरफोर्स है ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, इसको याद रखिएगा। भारत की जो वायुसेना है ये चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारत की जो आर्मी है ये भी चौथी सबसे बड़ी आर्मी है, और भारत की जो नौसेना है ये 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। क्लियर है, तीनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने। तो वो बन गए हैं दोस्तों अशोक कुमार जी।
अशोक कुमार ये टोक्यो ओलंपिक में रेसलिंग में अंपायरिंग करेंगे और इस ओलंपिक में ये अंपायरिंग करने वाले पहले भारतीय होंगे, इकलौते भारतीय होंगे। ठीक है, अशोक कुमार जी दोस्तों ये इससे पहले भी अंपायरिंग कर चुके हैं, ये लगातार दूसरे ओलंपिक में अंपायरिंग करेंगे। इससे पहले जो रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में ब्राज़ील में, उसमें भी इन्होंने अंपायरिंग की हुई थी। क्लियर। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW के द्वारा अभी हाल ही में जो ऑफिसर्स की लिस्ट जारी की गई है उसमें इनका भी नाम था। तो ये एक UWW के रेफरी भी हैं और उसकी कोच भी हैं। ठीक है, टीचिंग भी करते हैं। टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करें दोस्तों तो टोक्यो ओलंपिक 2020 होने वाला तो था 2020 में, लेकिन कोविड-19 के चलते एक वर्ष के लिए टाल दिया गया था। तो इसका नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रहेगा, लेकिन ये आयोजित होगा 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। क्लियर। कहाँ पर? जापान के टोक्यो शहर में। अच्छा, इसका मोटो भी याद रखना, हो सकता है मोटो भी पूछा जा सकता है ओलंपिक का, तो याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक का मोटो है यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन इस बार का मोटो है। क्लियर। अगला ओलंपिक कहाँ होगा? अगला जो समर ओलंपिक होगा वो होगा पेरिस में, पेरिस में होगा और 2024 में होगा। ठीक है। विंटर ओलंपिक की बात करें तो विंटर ओलंपिक अगला वाला होगा बीजिंग में 2022 में। अगला देखते हैं, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 मई को। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर में दोस्तों भूखमरी से ग्रस्त जो लोग हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, भूखमरी पूरे देश से पूरी दुनिया से मिटाने के लिए, साथ ही साथ लोगों में ऐसी भावना प्रकट करने के लिए, ऐसी भावना उत्पन्न करने के लिए जिससे लोग जो भूखे व्यक्ति हैं उनकी सेवा कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। दुनिया भर में दोस्तों अभी भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन लोग हैं। तो इतने लोगों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए जिससे भूखमरी मिटाई जा सके, साथ ही साथ खाने की बचत की जा सके, खाने की बर्बादी को भी रोका जा सके, ये भी इसका उद्देश्य होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मई को। शुरुआत कब से हुई? 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार 11वां वर्ल्ड हंगर डे मनाया जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी हुआ था दोस्तों, इसमें भारत की रैंक हालांकि बहुत खराब रही थी। 107 देशों में 94वें स्थान पर था भारत। ठीक है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में अगर बात करें तो वह है चाड, तिमोर लेस्टे और मेडागास्कर। तीनों देश का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। अगला देखते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय रसायनज्ञ को 2020 का अंतर्राष्ट्रीय ANI पुरस्कार दिया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों ENI से कर लीजिए। अभी हाल ही में दोस्तों डॉक्टर CNR राव जी को, जो कि एक बहुत ही फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैं, रसायनज्ञ हैं, बहुत सारे अवार्ड ये पा चुके हैं, इनको एक और अवार्ड मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार। कब दिया जाएगा? तो इनको दिया जाएगा दोस्तों अक्टूबर 2021 को। 14 अक्टूबर 2021 को इटली की राजधानी रोम में क्विरिनल पैलेस में एक समारोह आयोजित किया जाएगा, तो उसी में इनको सम्मानित किया जाएगा। CNR राव जी दोस्तों ये भारत के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? इनको पद्मश्री मिल चुका है सबसे पहले 1974 में, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 1985 में, भारत रत्न से भी सम्मानित है ये 2013 में इनको सम्मान किया गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो कि साइंस के क्षेत्र में भारत में दिया जाता है, इससे भी ये सम्मानित हैं। ये ह्यूजेस मेडल से सम्मानित हैं, डैन डेविड प्राइज, लीजन ऑफ ऑनर, रॉयल मेडल, बहुत सारे अवार्ड और भी हैं जिनकी लिस्ट अभी बहुत लंबी है, इससे इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको अभी हाल ही में ENI अवार्ड से भी सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। ENI अवार्ड को दोस्तों एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसे एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी रिसर्च का नोबेल प्राइज़ भी इनको कहा जाता है, इस अवार्ड को कहा जाता है। ठीक है, ENI अवार्ड को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार विभाग ने किसकी शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किए? तो दोस्तों भारतीय दूरसंचार विभाग, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने 5G टेस्टिंग की शुरुआत के लिए, किसके? 5G टेस्टिंग की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिए हैं, स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। ठीक है, 5G टेस्टिंग अब टेलीकॉम कंपनियां जो हैं वो कर सकती हैं। कहाँ कहाँ पर कर सकती हैं? अभी शुरुआती चरण में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, गुजरात के कुछ बड़े शहर, ऐसे कुछ देश भर के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर टेस्टिंग के लिए अलाउ किया गया है 5G टेस्टिंग के लिए।
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 5G टेस्टिंग वाला जो मैसेज वायरल हो रहा था ये क्यों वायरल कराया जा रहा था, जिससे ये टेस्टिंग वगैरह को रोका जा सके, इसके प्रति भ्रम फैलाया जा सके। क्योंकि उनको पता था, जो वायरल करवाने वाले थे, मैसेज फालतू में फैलाने वाले थे, उनको पता था कि सरकार जो है ये आवंटन करने वाली है स्पेक्ट्रम। सब कुछ क्या होता है पूरा अच्छे से प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, स्पेक्ट्रम मतलब समझ लीजिए एक बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मतलब समझ लीजिए एक रेंज, ठीक है। जैसे आप रेडियो सुनते हो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, रेडियो आप सुनते हो तो आपको एक बैंड मिलता है, जैसे 93.5 FM, ठीक है। ये किसी एक चैनल का नाम होता है। तो हर एक चैनल को एक एक बैंड मिलता है, यानी एक एक दूरी मिलती है, एक एक बैंडविड्थ की एक समझ लीजिए एक स्टेशन मिलता है। तो उस स्टेशन पर जो ट्यून करता है तो उसका चैनल आता है। ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है, टेलीकॉम कंपनियों को भी दिया जाता है। उनको बैंडविड्थ दिया जाता है, उनको एक रेंज दी जाती है कि आप इस रेंज पर, आपको इतनी बैंडविड्थ दी जाती है, इस पर आप अपनी सेवाएं प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। तो ये देता कौन है? इसे देती है इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार देती है, स्पेक्ट्रम का आवंटन करती है। इसके लिए बोली लगाई जाती है, नीलामी की जाती है। तो जो कंपनियां, सभी कंपनियों को ऐसे अमूमन प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन कोई कुछ कंपनियां होती हैं जो ज़्यादा मात्रा में ले लेती हैं, जिनकी बोली ज़्यादा लगाती हैं, ज़्यादा मात्रा में उनको मिल जाता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। लेकिन स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक होगा और कितना होगा ये वही डिसाइड करती हैं। अच्छा, आगे चल करके भी ये स्पेक्ट्रम जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे आप एयरटेल ले लो या वोडाफोन ले लो या रिलायंस ले लो जियो का। तो अब जो कुछ प्राइवेट कंपनियां और छोटी मोटी हैं, जैसे आप ब्रॉडबैंड अभी लगवाने जाओगे, वो अपना स्पेक्ट्रम इन बड़ी कंपनियों से भी खरीदती हैं लोकल लेवल पर, बहुत ही छोटे लेवल पर, और उस अपने स्पेक्ट्रम के थ्रू वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो यानी कि जो बैंडविड्थ होता है, जो स्पेक्ट्रम होता है, ये भारत सरकार के द्वारा आवंटित किया जाता है और टेलीकॉम कंपनियां इस बैंडविड्थ पर लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं। तो कौन कौन सी बैंडविड्थ है? देखिए, 700 मेगाहर्ट्ज़ है, 3.3 से 3.6 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में दिया गया है। साथ ही साथ 24.25 से 28.5 गीगाहर्ट्ज़ की बैंड में स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया? तो अभी हाल ही में जगजीत पवाडिया को बनाया गया है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड यानी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष। जगजीत पवाडिया ये इंडिया की हैं, इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही है जगजीत पवाडिया। ये इससे पहले नारकोटिक्स कमिश्नर रह चुकी हैं भारत में। साथ ही साथ ये भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क की भी एक ऑफिसर रह चुकी हैं, रिटायर्ड ऑफिसर रह चुकी हैं। तो अभी हाल ही में जो वियना स्थित ये संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका ये नेतृत्व करेंगी। इसका नेतृत्व करने वाली ये पहली भारतीय हैं और इसका नेतृत्व करने वाली ये दूसरी महिला है, ठीक है। पहली भारतीय, दूसरी महिला, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और अध्यक्ष हैं कार्नेलिस P.D. जानचेर, ठीक है। तो ये थे इसके अभी तक अध्यक्ष, कार्नेलिस P.D. जानचेर। लेकिन अब कौन नियुक्त किया जाएगा? अब जगजीत पवाडिया जी को नियुक्त किया जाएगा इनकी जगह पर। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड क्या होता है, एनसीबी क्या होता है? एनसीबी के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, अभी सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सुना था, बहुत ज़्यादा चर्चे में ये संस्थान था नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। तो ये जो ड्रग्स से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं इनको ये संभालता है, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो होता है। तो जो इंटरनेशनल इसकी संस्था है, इसकी ये अध्यक्ष बनाए गए हैं जगजीत पवाडिया। क्लियर? बिल्कुल। तो बस दोस्तों, ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं लाइक किया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। आप अगर शेयर नहीं करते हो तो समझ लीजिए आप वीडियो देखने के बाद आपने हमको कुछ नहीं दिया। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोग ये 20 मिनट की इन्फॉर्मेशन पाते हो, इसके लिए आप लोग कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर कर ही सकते हो। सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसके अलावा अगर आप हमारे वीडियो कोर्सेज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही सस्ते दाम पर अभी आपको ये कोर्स मिल जाएगा SSC GD कांस्टेबल का। जाइए ऐप पर चेक कीजिए। इसके अलावा हिंदी का वीडियो कोर्स भी आया है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और इन दोनों पर लगातार वीडियोज़ आ रही हैं। अभी दोस्तों SSC GD पर राज्य व्यवस्था की कई सारी वीडियोज़ आई हुई हैं, तो आप लोग जाइए, नई वीडियोज़ हैं इसको देख लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद के गठन की मांग उठ रही है? अगला क्वेश्चन, भारत में चित्तीदार चीते को विलुप्त कब घोषित किया गया था? दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं। दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर करना।
वीडियो आप देख लियो हो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डिटेल करंट अफेयर का भेजा जाता है पीडीएफ, साथ ही साथ आपको वन लाइनर भी भेजा जाता है। ये जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इसको वन लाइनर के रूप में भी आपका रिवीजन कराया जाता है टेलीग्राम पर। साथ ही साथ डिटेल पीडीएफ भी भेजा जाता है, जिससे आप दोनों टाइप से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम पर जाइए, आप लोग एमजेटी एजुकेशन सर्च कीजिए। 22,400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है चैनल, उसी को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो बस दोस्तों फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।